बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से अपने स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। तो हम लोगों के साथ बने रहते हुए आप लोग काफ़ी कुछ नया सीख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स को हेल्पलाइन के थ्रू पूछते भी रहते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप कंटिन्यूअसली अपने डाउट्स को भेजते रहें हेल्पलाइन पर, जिससे कि आपको उनके आंसर मिलते रहें। और डाउट्स वही बच्चा भेजता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है। तो आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो आप डाउट्स भेजेंगे। डाउट्स को कोई बच्चा भेज रहा है तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि बच्चा स्टडी कर रहा है। ओके, तो मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जैव भौगोलिक वितरणकी से संबंधित जो अन्य प्रमाण हैं उनको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक हम लोगों ने देख लिया था जैव भौगोलिक क्षेत्रों के निर्माण से प्रमाण। तो जैव भौगोलिक क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है वो बताता है कि पैंजिया से विभिन्न द्वीप बने हैं और उन द्वीपों को 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ी बात ये 2-3 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखवा दूँ उनसे रिलेटेड। पहली इम्पोर्टेंट बात ये कि हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसमें आप देखेंगे सर्वाधिक बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र ये। अब सवाल उठता है कि कौन है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये है पैलियार्कटिक रीजन। और इसमें कौन कौन आता है, इसमें यूरोप आ जाता है, अफ्रीका का कुछ भाग आ जाता है, सहारा मरुस्थल आ जाता है, और हिमालय के नॉर्थ रीजन में जो एशिया का भाग है वो आ जाता है। तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे, हम बात करें हमारा जैव भौगोलिक क्षेत्र अर्थात जिसमें हम लोग रहते हैं, ये क्या है। तो इसमें आप सिंपली कहेंगे कि ओरिएंटल रीजन। कौन? ओरिएंटल रीजन। फिर इसी के साथ हम एक चीज और देखेंगे, यहां पर देखेंगे नोट में ही एक पॉइंट और एक लाइन करके पूछी जाती है, वेलेस लाइन। वेलेस लाइन या वेलेस रेखा। अब सवाल उठता है कि वेलेस की रेखा या वेलेस लाइन क्या है, तो आप कहेंगे ओरिएंटल रीजन व ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र के बीच की रेखा। बीच की काल्पनिक रेखा। तो ये कहानी यहाँ पर देख लेंगे, इस तरह से हम लोग ये चीज़ देख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम लोग देखें कि क्या कंडीशन आ रही है, क्या चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अगली बात हम देखें तो वेलेस रेखा के बाद में अब अगला हम लोग एविडेंस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैव भौगोलिक वितरणकी में अब हम लोग सेकेंड एविडेंस लेने की कोशिश करेंगे। तो जो सेकेंड एविडेंस होगा हमारा वो होगा, आप देखें, जीवों की असतत
वितरण से प्रमाण, अर्थात एविडेंसेस फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, अब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से जो एविडेंस होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये असतत वितरण क्या है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि यह नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इधर यूरेशिया हो गया और इधर ये इंडिया आ गया, ऐसे इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो यूरोप हो गया, ये हो गया रशिया हो गया, फिर इधर आप देखेंगे चाइना आ गया, इस तरह से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब ये सिंपल सा डायग्राम हम लोगों ने लिया है आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कोई स्पीसीज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर जगह एक समान तरीके से फैली हुई है, हर जगह समान तरीके से रह रही है, तो स्पीसीज के ऐसे फैलाव को, ऐसे वितरण को सतत वितरण कहा जाएगा या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। लेकिन कोई ऐसी स्पीसीज है जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन बीच के क्षेत्रों में नहीं है, अर्थात सुदूर क्षेत्रों में है लेकिन बीच के क्षेत्रों में नहीं है। तो अगर बहुत दूर दूर स्थित क्षेत्रों में कोई जाति पाई जा रही है तो इसको कहेंगे असतत वितरण। और यदि कोई जाति केवल एक क्षेत्र विशेष में ही है, जैसे कोई जाति है जो केवल इस क्षेत्र में पाई जा रही है, कहीं और नहीं पाई जा रही है, तब ऐसे वितरण को कहते हैं सीमित वितरण। क्या कहेंगे? सीमित वितरण। तो आइए देखते हैं कि असतत वितरण की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे असतत वितरण में दो तीन एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, जैसे मैग्नोलिया प्लांट है, साफरा प्लांट है, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ट्यूलिप्स हैं। तो ये तीनों तरह जो प्लांट्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका के कुछ भागों में, ध्यान दें, नॉर्थ अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में, और ईस्टर्न चाइना, पूर्वी चीन के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पाए जाते हैं। अब इन प्लांट के यहाँ और वहाँ पाए जाने से यह साबित होता है कि बहुत पहले यह क्षेत्र और यह क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ था। क्या था? जुड़ा हुआ था। और इन दोनों क्षेत्रों के आपस में एक दूसरे से अलग हो जाने से ये अलग हो गए महाद्वीपीय विचलन के फलस्वरूप, और आज भी संबंधित जातियां यहाँ और यहाँ पर पाई जा रही हैं। तो एक तो एग्जाम्पल हो गया असतत वितरण का ये। दूसरा एग्जाम्पल जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स जनरली आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और अफ्रीकन रीजन में पाए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि ये भाग और ये भाग भी आपस में पहले आपस में जुड़े थे। इसी तरह से जो लायन की स्पीसीज है वो यहाँ और यहाँ पाई जाती है, जो साबित करता है कि ये दोनों भाग आपस में जुड़े हुए थे। क्लियर है ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से लंग फिशेज, जो फुफ्फुस मछलियाँ हैं, उनका एक जीनस यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, एक जीनस यहाँ और एक जीनस यहाँ पाया जाता है, जो यह प्रमाणित करता है कि ये तीनों भूभाग आपस में पहले जुड़े हुए थे। क्लियर है ना? तो ये असतत वितरण और इससे प्रमाण है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे किसी जाति विशेष का, ध्यान दीजिएगा,
किसी जाति विशेष का कुछ सुदूर स्थित क्षेत्रों में ही पाया जाना असतत वितरण कहलाता है। इस तरह से आप देख लीजिए। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें सिंपली हम लोग देखें, एग्जाम्पल्स ए, ट्यूलिप, सासाफ्रा व मैग्नोलिया जैसे पौधों का उत्तरी अमेरिका व पूर्वी चीन के कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाना कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाना। तो एक तो ये बात हो जाएगी। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट, तो आप देखेंगे हाथियों का भारतीय उपमहाद्वीप व अफ्रीका में पाया जाना। तो तीसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे, तो तीसरा पॉइंट हम लोग यहां पर ले सकते हैं क्या, आइए देखते हैं। लंग फिशेज की 3 भिन्न वंशों का ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में पाया जाना। इस तरह से अब 11th पढ़ते हुए हो सकता है कि आपने लंग फिशेस के तीनों एग्जाम्पल्स को न पढ़ा हो, तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि जो फुफ्फुस मछलियाँ हैं, लंग फिशेज हैं, उनके जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं उनकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। एक्चुअली उनके कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखें, लंग फिशेज और इनका जो ग्रुप है वो है डिप्नोई। तो इस तरह से आप देख पाएंगे अब सिंपली हम लोग देखेंगे कि लंग फिशेज की बात करें तो इसमें आप देखिए
इनमें 3 हैं जिनको आप देखिए कहते हैं प्रोटोप्टेरस अर्थात अफ्रीकन लंगफिश। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरी कंडीशन नियोसिरेटोडस। अब नियोसिरेटोडस क्या है, तो आप इसको कहेंगे ऑस्ट्रेलियन लंगफिश। और तीसरी कंडीशन की हम लोग बात करें, तीसरी जो जीनस है वो है लेपिडोसाइरेन। अब लेपिडोसाइरेन की बात करते हैं तो इसमें आप कहेंगे कि अमेरिकन लंगफिश। तो ये बात आ जाएगी। अब साथ में यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, इन मछलियों को, या कह लीजिए कि इन मछलियों को मछलियों एवं उभयचरों के बीच संयोजक कड़ी मानते हैं। इतना तो हम बता दिए होंगे। तो इनमें उभयचरों के जैसा क्या लक्षण होता है, तो आप लिखेंगे ये मछलियां ध्यान दें, ये मछलियां देखिए क्या करती हैं, तो आप कहेंगे फेफड़ों या वायु कोशों की सहायता से वायु से श्वासोच्छ्वास कर सकती हैं। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे इनमें 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। जी हाँ, ट्राई चैम्बर्ड हर्ट इनमें पाया जाता है। ये दोनों ही लक्षण इनके क्या कहते हैं, उभयचरों के जैसे लक्षण हैं। अब सरीसृप मत समझिएगा इसको, उभयचरों के जैसे लक्षण इनके माने गए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा लंगफिश से संबंधित थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे तीसरी कंडीशन बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में हम लोग देखने जा रहे हैं। थर्ड कंडीशन, आइए देखते हैं कि वो क्या है। हाँ जी, थर्ड कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि सीमित वितरण से प्रमाण। सीमित वितरण से प्रमाण। तो सिंपली हम कहेंगे एविडेंसेस फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी होगी। तो सवाल उठता है कि सीमित वितरण क्या है, तो उसको हम लोग देख लेंगे कि ऐसे करेंगे कि किसी जीव जाति का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाना
केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाना। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या कहलाएगा, सीमित वितरण कहलाता है। जैसे क्या, तो आप कहेंगे जैसे प्रोटोथीरियन एवं मेटाथीरियन स्तनियों का केवल ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में पाया जाना। जैसे प्रोटोथीरियन व मेटाथीरियन स्तनियों का केवल ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में पाया जाना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसको समझा सकते हैं आपको। अब आगे की बात हम लोग करते हैं कि ये तो बात हो गई यहाँ पर सीमित वितरण से प्रमाण, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। अब आपके मन में एक बात आती होगी कि क्या कारण है कि अंडे देने वाले स्तनी अर्थात प्रोटोथीरियन तथा शिशुधानी युक्त स्तनी अर्थात मेटाथीरियन केवल ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में, केवल आसपास के क्षेत्रों जैसे तस्मानिया वगैरह में पाए जाते हैं, क्यों? तो इसके लिए साइंटिस्ट ये मानते हैं, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इन दोनों संयुक्त जो क्षेत्र था उस संयुक्त क्षेत्र में केवल प्रोटोथीरियन और मेटाथीरियन स्तनियों का विकास हो पाया था। बाद में क्या हुआ कि जब ये दोनों क्षेत्र अलग होने लगे, एक दूसरे से अलग हो गए, तो एशियन क्षेत्र में खतरनाक जो शिकारी मांसाहारी हुए, या कह लीजिए कि सीरियन मांसाहारी विकसित हो गए, जिन्होंने प्रोटोथीरियन और मेटाथीरियन को एशियन क्षेत्र से नष्ट कर दिया। जबकि शिकारी यूथीरियन जंतुओं का विकास ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाया और इसीलिए आज भी वहाँ पर ये आरंभिक स्तनी आज भी सुरक्षित है, ये चीज़ मानी जाती है। तो यहाँ पर नोट करके इस चीज़ को हमें यहाँ लिखना होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आरंभ में, ध्यान दें, आरंभ में कौन कौन, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, व एशिया आपस में जुड़े हुए थे तथा यहाँ प्रोटोथीरियन व मेटाथीरियन स्तनियों का विकास पाया जाता था। विकास हुआ था, ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया के अलग हो जाने पर
जी हाँ, ध्यान दीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के अलग हो जाने पर यहाँ यूथेरियन या अपरा स्तनियों, यूथेरियन या अपरा स्तनियों का विकास न हो पाने के कारण न हो पाने के कारण आरंभिक स्तनी आज भी सुरक्षित हैं, जबकि ध्यान दीजिए, जबकि एशियन भाग में ऐसे मांसाहारी यूथेरियन का विकास हो जाने के कारण प्रोटोथेरियन और मेटाथेरियन को नष्ट कर दिया गया। तो जबकि एशिया में मांसाहारी यूथेरियंस यूथेरियन जंतुओं, अब मांसाहारी यूथेरियन जंतु में क्या आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर कार्नियोरा के सदस्य, जैसे जैसे में आप ध्यान दें, भेड़िया है, गीदड़ है, शेर है, बाघ है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब के सब मांसाहारी कार्नियोर में या कह लीजिए कि मांसाहारी यूथेरियन में आएंगे। तो आप देखेंगे कि एशिया में मांसाहारी यूथेरियन जंतुओं के विकसित हो जाने के कारण इस भाग से किसे नष्ट कर दिया गया जी, तो आप कहेंगे इस भाग से प्रोटोथेरियन व मेटाथेरियन स्तनियों को नष्ट कर दिया गया। मेटाथेरियन स्तनियों को नष्ट कर दिया गया। तो ये कहानी हो जाएगी। इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं और आसानी से बच्चों समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई यहाँ पर। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे अगला एविडेंस हम लोग क्या लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जैव भौगोलिक वितरण की से रिलेटेड जो एविडेंस था वो तो अभी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं। तो एक और चीज़ है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में, हम एक बात और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी की एक लाइन है, एक्चुअली ध्यान दें कि उत्तरी अमेरिका में घोड़े, खरगोश, हिप्पोपोटामस
आदि के जैसे जीव उपस्थित थे। एक तो ये बात हो गई। लेकिन जब महाद्वीपीय विचलन के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका नीचे से मूव करते करते उत्तरी अमेरिका से जुड़ गया, तब देखिए क्या हुआ। तो आप लिखेंगे जब महाद्वीपीय विचलन के फलस्वरूप महाद्वीपीय विचलन के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ गया, से जुड़ गया, तो इन जीवधारियों का इन जंतुओं का, यहां पर ध्यान दें, जीव की बजाय हम लोग यहां पर जंतु लिखें। जी हाँ, तो इन उत्तरी अमेरिकी जंतुओं का दक्षिण अमेरिका के जंतुओं पर प्रभावी रूप से आधिपत्य हो गया। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। क्लियर है ना? तो ये भी एक बायोजियोग्राफिकल एविडेंस के रूप में कंसीडर किया जाता है। और चूंकि ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है लाइन, इसलिए भी आप इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आगे एक और एविडेंस हम लोग लेते हैं। हम लोग ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंस कंप्लीट हो गया, तो अगला एविडेंस अब हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ हम लोग देखेंगे आणविक समजातता से उद्विकास के प्रमाण। आणविक समजातता से प्रमाण, अर्थात इस चीज को हम लोग देखें तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। जी हाँ, एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। अब देखेंगे हम लोग कि मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, उसको प्रयास करें। तो ध्यान दें, समान पूर्वजता वाले जीवधारियों में, या कह लीजिए कि विभिन्न जंतुओं में, उनके जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो समानता पाई जाती है, इसे कहते हैं आणविक समजातता। तो इसको आप ध्यान दीजिए, सिंपली हम कहेंगे विभिन्न जंतुओं के जैविक अणुओं के बीच पाई जाने वाली समानता को
पाई जाने वाली समानता को क्या कहते हैं? इसको आप समझिए, आणविक समजातता कहते हैं। कहते हैं, ये कहानी हो गई। अब सिंपली यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या कहानी होगी, देखिए उसे। तो ये बात हो गई। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और हम देख लें कि मान लीजिए दो जातियां हैं, उनमें आणविक समजातता अर्थात उनके जैविक अणुओं में समानता अधिक पाई जा रही है, और दो जातियां दूसरी भी हैं जिनके जैविक अणुओं में समानता कम पाई जा रही है। तो हम क्या मानेंगे कि जिनके जैविक अणुओं में समानता अधिक है उनकी पूर्वजता निकट है, या जिनके जैविक अणुओं की समानता कम है वह समान पूर्वज से विकसित हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिनमें समान पूर्वजता होगी, समान पूर्वजों से विकसित होने वाली जीवधारियों में ऐसी समजातता अधिक पाई जाएगी। तो आप ध्यान देंगे कि समान पूर्वजता वाले जंतुओं में यह समजातता अधिक पाई जाती है। जी हाँ, अधिक पाई जाती है। अब सवाल उठता है कि जैसे की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे सभी कशेरुकियों में प्रोटीन के पाचन हेतु पेप्सिन का पाया जाना, ये सभी कशेरुकियों की समान पूर्वजता को प्रदर्शित करता है। तो पेप्सिन किसका कैरेक्टर हुआ? वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे मनुष्य व कपियों के तीसरे गुणसूत्रों मनुष्य व कपियों के तीसरे गुणसूत्रों के बीच समान पट्टियों या बेंडिंग पैटर्न का पाया जाना तथा ऐसा ही इनके छठवें गुणसूत्रों के बीच भी पाया जाता है। इस तरह से आप देख पाएंगे। अर्थात ध्यान दीजिए, जैसे एक क्रोमोसोम है सपोज करिए ह्यूमन का, और दूसरा एक क्रोमोसोम अगर हम लेते हैं एप का, तो आप देखेंगे
जैसा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन की जो पट्टियां पाई जाती हैं, अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं, इनका जो दोनों में प्रारूप होगा वो समान होगा इस तरह से। तो ऐसा अगर 5वें क्रोमोसोम पर ह्यूमन में है तो नहीं, 3rd क्रोमोसोम में ह्यूमन में है तो 3rd क्रोमोसोम एप का होगा तो उसमें भी इसी तरह के बेंडिंग पैटर्न उपस्थित होगा, सेम ऐसा बेंडिंग पैटर्न उपस्थित होगा। इस तरह से आप देखें ऐसे। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? अब चाहे इसे 3rd क्रोमोसोम ऑफ इसे 3rd और 6th क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मान लीजिए और इसको क्या मानेंगे, 3rd और 6th क्रोमोसोम ऑफ एप, ऐसे कंसीडर कर लीजिए। तो दोनों में देखिए सिमिलर बेंडिंग पैटर्न, समान पट्टियां पाई जा रही हैं। तो ये दिखाता है कि इन दोनों की जो पूर्वजता है वो काफी निकट है। क्लियर? अब इसके बाद में और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इसमें आप देखेंगे और ये जो क्रोमोसोम वाला एविडेंस था, इसे आनुवंशिकी से भी अर्थात जेनेटिक्स से भी एविडेंस कंसीडर किया जा सकता है। तो अब अगला हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे सभी जंतुओं में ट्रिप्सिन एंजाइम का पाया जाना। अब देखिए ये प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक में पाया जाता है, इसीलिए ट्रिप्सिन एंजाइम को एक और नाम देते हैं बच्चों, प्राचीन एंजाइम या एंशिएंट एंजाइम भी कहा जाता है। प्राचीन एंजाइम या एंशिएंट एंजाइम भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर करके रखनी होगी। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये चीज़ हो गया ना, तो यहाँ पर ये सारी बातें आपने कर लिया है और इसके बाद में एक और एविडेंस बचता है। फाइनली टाइम भी हो चला है, तो एक और एविडेंस बचता है और वो है जीवाश्मिकी से प्रमाण। ठीक है, तो जो जीवाश्मिकी से प्रमाण होगा उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। क्लियर? वो बात अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज दीजिए बच्चों मुझे यहीं पर इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय CLC।